नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ इस लेक्चर में आपसे एसएससी सीजीएलई एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं। ये एमसीक्यूज ना केवल सीजीएलई बल्कि कोई भी एग्जाम जिसमें जनरल नॉलेज आता है, जीके आती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीएचएसएल और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज। स्टडी आईक्यू ने अपने पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स जैसे कि आईबीपीएस और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि क्लैट, साथ ही साथ अब यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए भी लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो हमारे पेनड्राइव कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, उन्हें ऑर्डर कीजिए इस वेबसाइट पर जाकर या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके। तो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले ज्योग्राफी के एमसीक्यूज के साथ। पहला सवाल, इनमें से कौन सी नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, घाघरा, बेतवा या गोमती? तो देखिए, सोन, घाघरा और गोमती ये तीनों नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। बेतवा नहीं है। बेतवा किस में जाकर मिलती है? यमुना में। तो बेतवा ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की, तो हमारा आंसर है बेतवा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस नक्शे को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, पॉज करके इस मैप को आराम से देखिए। मैंने ये विकिपीडिया से लिया है, आप भी वहां जाकर देख सकते हैं इस मैप को। इसमें बहुत अच्छे से गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज को दिखाया गया है। जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो सभी इसमें दिखा दी गई हैं। तो इस नक्शे को आराम से देखिए और ये सारी नदियां आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये रही सोन नदी, ये रही घाघरा, ये रही गोमती और ये रही बेतवा नदी। तो बेतवा, चंबल ये सभी जाकर यमुना में मिल जाती है और यमुना गंगा में मिलती है। तो फिर ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। हमारा आंसर यहां पे क्या था? बेतवा। अगला सवाल भी एक नदियों से रिलेटेड है। इनमें से कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे पे स्थित है? मूसी नदी बहुत बड़ी नदी नहीं है, बहुत ही छोटी नदी है। इनफैक्ट अब ये एक नाला बन के रह चुकी है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा सीवेज और कचरा डाला जा रहा है। इस क्वेश्चन, ये सारे शहर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में स्थित हैं। तो हमारा इसको सवाल का आंसर है हैदराबाद। तो ये मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद। अमरावती नया कैपिटल है जो आंध्र प्रदेश का बन रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये किस नदी के किनारे पे बनाया जा रहा है या फिर किस नदी के डेल्टा में। इसको लेके काफ़ी इकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं सामने कि क्या इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। तो आपको ये बताना है कमेंट में कि अमरावती किस नदी के किनारे बन रहा है। अगला सवाल है हुगली नदी पे, जिसे कई बार बंगाल में भगीरथी भी कहते हैं। ठीक है, इसे उस भगीरथी से कंफ्यूज मत करिएगा जो गंगा जिससे ओरिजिनेट होती है। ये हुगली नदी है जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी ये सहायक नदी नहीं है, ये गंगा से अलग होकर बनती है। आपको ये बताना है कि ये किस जगह पर गंगा से अलग हो जाती है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी शुरू होती है? मुर्शिदाबाद, फरक्का, प्लासी या मुंगेर? तो ये तीनों जगह कहाँ हैं? बंगाल में स्थित हैं। हमारा आंसर है फरक्का। तो फरक्का में एक डैम है जिसे कहते हैं फरक्का बराज, वहां से ये हुगली नदी अलग होती है। और हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट तो मुर्शिदाबाद ही पड़ता है, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर है फरक्का, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में फरक्का अवेलेबल है तो हमें ये लगाना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मुर्शिदाबाद। ओके, प्लासी पे नहीं है, मुंगेर में भी नहीं है। आंसर है फरक्का बराज। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से उसी मैप को मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है। ये रहा फरक्का, यहाँ से ये हुगली नदी निकल रही है और ये कोलकाता से होते हुए आगे डायमंड हार्बर से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, फरक्का बराज से निकलती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप ग्रुप में स्थित है? यानी आपको यह बताना है कि यहाँ पे जो आइलैंड्स के नाम मैंने लिखे हैं उनमें से कौन सा आइलैंड लक्षद्वीप में स्थित है। एक बात याद रखिएगा, मैं कहीं कहीं पे 5 ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है? ये ऑफिशियल एग्जाम नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देना। तो ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में 4 ही आंसर हो, और कहीं कहीं पे 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। अभी से बता देता हूँ, ठीक है? ट्रिक क्वेश्चन होंगे वो। तो पहला ऑप्शन है अंजदीव। अंजदीव द्वीप जो है वो गोवा के पास में स्थित है, अरेबियन सी में। फिर है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय बिल्कुल लक्षद्वीप का एक आइलैंड है। बैरन आइलैंड, कमोरता और तिलांगचोंग ये तीनों स्थित हैं अंडमान निकोबार में। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कमोरता और तिलांगचोंग नाम आपने सुने होंगे। ये भारत की नेवी के 2 जहाज़ों के भी नाम हैं। भारत की नेवी में ज़्यादातर जहाज़ या तो नदियों के नाम पर हैं या फिर शहरों के नाम पर, महत्वपूर्ण शहर, या फिर तीसरा आइलैंड्स के नाम पर। तो बहुत सारे जहाज़ हमारे जो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं उनके ऊपर जहाज़ों का नाम रखा गया है। कमोरता और तिलांगचोंग उसके एग्जाम्पल हैं। ये है लक्षद्वीप का मैप। तो लक्षद्वीप बहुत ही छोटा आइलैंड ग्रुप है। ये कोरल आइलैंड्स हैं और
मिनिकॉय सबसे साउथ में यहाँ पे स्थित है, मिनिकॉय आइलैंड। कैपिटल क्या है? कावाराती। तो ये है कावाराती। और आपको यहाँ पे एक और नाम याद रखिएगा, अगाती और आंद्रोती, ये नाम याद रखना। दूसरी ओर अंडमान निकोबार में सबसे उत्तर में है नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर है यहाँ पर, फिर लिटिल अंडमान। तो नाम इनके ध्यान रखिएगा, कौन सा उत्तर में है कौन सा दक्षिण में है। उसके बाद है कार निकोबार, फिर है यहाँ पे कुछ आइलैंड जैसे नानकाउरी, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। एक और फैक्ट याद रखिएगा, बैरन आइलैंड भारत का एक एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं उगता, इसीलिए इस आइलैंड को बैरन कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। इनमें से कौन सा रीजन, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा साइस्मिकली एक्टिव है, यानी कहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे प्रबल है भारत के कौन से राज्य में? आपके लिए ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको साइस्मिक जोन्स के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे 3 राज्य उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये तीनों पहाड़ों में स्थित हैं, या तो हिमालय में या फिर हिमालय के एक्सटेंशन जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं वहाँ पर। राजस्थान एक तरह से ऑड वन आउट हो जाता है, तो आप यहाँ पे ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की तुक्केबाजी मत करना। ये मैप दिमाग में रखिएगा। इस मैप को देखिए, यहाँ पे जो डार्क रेड में एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट का, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, ये एरिया भारत में भूकंप आने के लिए सबसे ज़्यादा, भूकंप की संभावना सबसे ज़्यादा इस एरिया में है। ये एक साइस्मिक मैप है। रफली ये याद रखिए कि हिमालय जो है ना वो बहुत ही एक्टिव जोन है, क्योंकि वहाँ पे यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वहाँ पे मिल रही है, तो इसीलिए वो बहुत साइस्मिकली एक्टिव जोन है। फिर कच्छ, भुज से याद रख लेना, भुज में भूकंप आया था सन 2001 में, तो ये भी थोड़ा सा एक्टिव है। और राजस्थान और ये जो प्लेटू के स्टेट्स हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सबसे लीस्ट साइस्मिकली एक्टिव एरियाज हैं। जो सबसे हल्के पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम है। सबसे एक्टिव जोन नॉर्थ ईस्ट है भारत में, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी एरियाज। याद कीजिए, नेपाल में 2015 में एक बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था हिमालय में, वो भी इसी कारण आया था। ये वाला नेपाल का भी जो जोन है, ये भी बहुत ज़्यादा साइस्मिकली एक्टिव है। आपको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, तो जी हाँ, मैंने जानबूझकर ऐसा बनाया है इन क्वेश्चंस को, ताकि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी रहे। अगर टफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो आपको फ़ायदा रहेगा, आसान सवाल तो आपको करने ही हैं। आप अपने नोट्स, आपके जो सोर्सेज हैं जहाँ से आपने पढ़ा है, वहाँ पे आप आसान सवाल तो वहाँ से सॉल्व कर ही लेंगे। व्हाट इज़ जिब्राल्टर? जिब्राल्टर क्या है? तो जिब्राल्टर क्या एक बे है जैसे कि बे ऑफ बंगाल? क्या ये स्ट्रेट है जैसे कि स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का या फिर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज? क्या ये इस्थमस है? क्या ये एक नदी है? इसका आंसर है स्ट्रेट। जिब्राल्टर एक स्ट्रेट है, एक छोटा सा एरिया है पानी का, जो मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है अटलांटिक ओशन, ये है मेडिटेरेनियन सी, तो इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ यहाँ पे एक 8 या 10 किलोमीटर की वाटर बॉडी है। तो यहाँ से दुनिया का बहुत सारा ट्रैफिक पास करता है, तो ये एक चोक पॉइंट है। और इस चोक पॉइंट की अहमियत इतनी ज़्यादा है, इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इतनी अच्छी है कि इंग्लैंड ने बहुत साल पहले, लगभग 300 साल पहले, ये एरिया अपने कब्जे में ले लिया था एक लड़ाई में। तो अब यहाँ पे कौन सा ये देश है? स्पेन। लेकिन ये जो जिब्राल्टर का छोटा सा हिस्सा है ना, ये आज भी इंग्लैंड के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास। तो ये पूरा आप देख रहे हैं, ये है जिब्राल्टर। और इसकी खास बात ये है, इसमें रॉक ऑफ जिब्राल्टर, ये जो पहाड़ दिख रहा है ऊंचा सा, इसे कहते हैं रॉक ऑफ जिब्राल्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। और यहाँ से यूके की जो नेवी है वो मैरीटाइम ट्रेड को रेगुलेट कर सकती है। अगर कल को कोई लड़ाई छिड़ जाती है किसी देश के साथ, तो यूके यहाँ से ट्रेड को रेगुलेट कर सकता है, जहाज़ों को रोक सकता है। तो ये एक चोक पॉइंट है, जैसे कि सुएज कैनाल, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, फिर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज, ये सभी दुनिया के चोक पॉइंट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। अगला सवाल भी यूरोप की ज्योग्राफी से है। इटली और क्रोएशिया के बीच में पड़ने वाला समुद्र कौन सा है? अगर आपने मेरा यूगोस्लाविया वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया था, तो आपको ये सवाल आ जाएगा अगर आपने वो वीडियो देखा है। नहीं भी देखा है तो यहाँ पे जान लीजिए। हमारे ऑप्शंस हैं एजियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी या फिर टायरेनियन सी। आंसर क्या है? आंसर है एड्रियाटिक। मैप में देख लीजिए, ये है इटली, ये है क्रोएशिया, ये देश है क्रोएशिया, बाल्कन्स का पार्ट है, इन दोनों के बीच में पड़ता है एड्रियाटिक सी। आयोनियन सी थोड़ा सा दक्षिण में है, इटली के दक्षिण में, ग्रीस के पश्चिम में। और इटली के पश्चिम में कौन सा समुद्र है? टायरेनियन सी। तो सार्डिनिया, ये है सार्डिनिया का आइलैंड, और इटली के बीच में आएगा टायरेनियन सी। और यहाँ पे सबसे पूर्व की ओर आपको दिखेगा एजियन, तो एजियन सी है ग्रीस और टर्की के बीच। ये है इन समुद्र की लोकेशन, ये मेडिटेरेनियन के सभी उत्तर में स्थित हैं।
लौट कर आते हैं भारत की ज्योग्राफी पर। कैमूर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? कैमूर हिल्स या कैमूर रेंज। ऑप्शन है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, देखिए इसके आंसर दो हैं, बिहार और मध्य प्रदेश दोनों सही हैं। कैमूर की पहाड़ियां एक्चुअली बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास में है, तो इन तीनों राज्यों में कैमूर के पहाड़ हमें मिलते हैं। तो कैमूर हिल्स 3 राज्यों में फैला हुआ है, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार। यहां पे हमारा आंसर है बिहार और मध्य प्रदेश, यूपी ऑप्शन में नहीं है आपके लिए। अगला सवाल है, गुरु शिखर इनमें से कौन सी पहाड़ियों का हाईएस्ट पॉइंट है? सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, कौन से रेंज की? पहला ऑप्शन जवादी हिल्स, दूसरा अरावली रेंज, तीसरा महादेव हिल्स और चौथा अजंता रेंज। ये तो है दक्षिण में स्थित। जवादी हिल्स कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। अरावली राजस्थान, एक जो माउंटेन रेंज है वो है अरावली। फिर है महादेव हिल्स, ये है मध्य भारत में, और अजंता रेंज भी है महाराष्ट्र में, मध्य भारत में। हमारा आंसर है यहाँ पे अरावली। गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई के साथ अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये माउंट आबू नाम की एक जगह है, उसके पास में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या प्लांट कौन सी नदी पर स्थित है? ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। क्या आप जानते हैं रन ऑफ द रिवर क्या होता है? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डैम नहीं बनते हैं, बहुत ही छोटा डैम बनता है, और मेनली पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो नदी का जो फ्लो होता है, तेज़ बहने वाली नदियाँ हैं, उनके पानी के फ्लो को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन किया जाएगा, बिजली पैदा करी जाएगी। तो यहाँ बहुत बड़ा डैम नहीं बनेगा, डैम थोड़ा छोटा ही होगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं रन ऑफ द रिवर, यानी पानी जो दौड़ रहा है, चल रहा है, उसी से बिजली बना ली जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर स्थित है? अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं चेनाब, रावी, झेलम, किशनगंगा, यानी ये सभी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये प्रोजेक्ट, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर या हिमाचल में हो सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है। किशनगंगा पे एक अलग प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका नाम ही किशनगंगा प्रोजेक्ट है। झेलम भी नहीं, रावी नहीं, आंसर है चेनाब। तो ये है चेनाब। अच्छा, रातले यहाँ पे मैंने क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठाए हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, और पिछले साल ये काफ़ी न्यूज़ में था। 2016 में भारत ने धमकी दी थी कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो समझौता हुआ उसे नकार देंगे और पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है वो रोक देंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं भारत में कि हम बनाते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें ज़्यादा पानी नहीं रोका जाता है, बहुत कम पानी रोकते हैं, वो भी टेम्परेरीली, कुछ देर के लिए। तो हमने ऐसे प्रोजेक्ट किशनगंगा पे भी बनाए हैं, चेनाब पे भी। तो पाकिस्तान लगातार इन पे ऑब्जेक्शंस उठाता जा रहा है, इसीलिए आप एक बार प्रोजेक्ट्स के नाम देख लीजिए, कौन सा किस नदी पे स्थित है। तो बागलिहार एक फेमस प्रोजेक्ट है, ये भी चेनाब पर है। चेनानी ये है तवी नदी पे, तवी नदी जम्मू में है, जम्मू के पास। चेनानी से याद कीजिए, चेनानी नशरी टनल, भारत की सबसे लंबी सुरंग, ये यहाँ इसी वही इलाका है ये चेनानी। तो तवी नदी जम्मू के पास। फिर है दुल्हस्ती, दुल्हस्ती भी चेनाब पर स्थित है। फिर किशनगंगा, ये किशनगंगा नदी पे, किशनगंगा नदी झेलम की एक सहायक नदी है। ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये तो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, बागलिहार, चेनानी और दुल्हस्ती, इन्हें मत भूलना। अगला सवाल आते हैं नाथुला पे। तो नाथुला किन दो देशों को कनेक्ट करता है? आपको मुझे बताना है किन दो रीजन्स को एग्जैक्टली। क्या ये भूटान और भारत को कनेक्ट करता है, क्या ये तिब्बत और भारत को, या भूटान तिब्बत, या फिर भूटान और म्यांमार? हमारा आंसर है तिब्बत इंडिया या फिर चाइना इंडिया। ओके, चाइना और इंडिया के बीच में नाथुला पास स्थित है, भूटान को ये कनेक्ट नहीं करता है। ओके, भूटान और उसके बीच में देखिए, ये अगर नाथुला है तो नाथुला से निकल के आ जाती है चुम्बी वैली। ओके, और चुम्बी वैली के इस तरफ आएगा भूटान। तो यहाँ पे है भारत, यहाँ पे है चाइना, चुम्बी वैली, और फिर आएगा भूटान। तो ये नाथुला पास यहाँ पर स्थित है। और नाथुला की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए पहले ये एंशंट ट्रेड रूट पर था। ठीक है, यहाँ से सिल्क रूट का व्यापार होता था, तो ये ट्रेड रूट पे था। और अभी रिसेंटली भारत ने और चाइना ने एक आपस में एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है ना, वो कहाँ पर स्थित है? कैलाश मानसरोवर देखिए यहाँ पे उत्तर में है, उत्तरांचल और नेपाल के बॉर्डर के पास। लेकिन यहाँ से अगर जाएंगे नाथुला से तो रास्ता थोड़ा आसान है, सुगम्य है। तो यहाँ से बसेस चलती हैं, नाथुला से पैसेंजर्स को भेजा जाता है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। तो ये रास्ता थोड़ा सा आराम से कवर किया जा सकता है, रोड्स बनी हुई हैं। पहले यहाँ से भेजते थे तो ये बहुत ही दुर्गम रास्ता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है, और रास्ते बने हुए नहीं है, रोड्स डेवलप नहीं है। तो ये यात्रा जो है शायद 2 या 3 साल से, 2 साल से मेरे ख्याल से चल रही थी।
इस रूट से, नाथुला रूट से, लेकिन फिर ये 2017 में जब तनाव हुआ तब ये बंद कर दी गई। तो ये नाथुला की एग्जैक्ट लोकेशन है, इस मैप में आप देख लीजिए। मेरे मैप बनाने की स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं है तो यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। ये है चुम्बी वैली और यहाँ पे है भूटान, ये है नाथुला। अगला सवाल है, धामरा पोर्ट कहाँ पर स्थित है? धामरा पोर्ट इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? क्या ये आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? आंसर है ओडिशा। धामरा पोर्ट के बहुत ही नज़दीक में भीतरकनिका मैंग्रोव्स स्थित हैं और उसी के पास में है गहीरमथा बीच, जहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स की नेस्टिंग साइट है। बहुत ही महत्वपूर्ण, दुनिया में ऑलिव रिडली टर्टल्स की बहुत कम नेस्टिंग साइट्स हैं, उनमें से ये बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, गहीरमथा। तो धामरा पोर्ट को लेकर काफ़ी इकोलॉजिकल कंसर्न्स आते रहते हैं कि ये वहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है। बड़े बड़े जहाज़ आते हैं, उनकी मशीन्स की आवाज़ आती है, टर्टल्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। उनका जो नेचुरल फ्लो, रिदम, उनके आने जाने के जो नेचुरल रास्ते होते हैं, उनके बीच में ये जहाज़ आ जाते हैं। ऐसी आपत्तियाँ उठाई जा रही है। तो ये रहा यहाँ पे धामरा पोर्ट, न्यू धामरा पोर्ट नया बना है और ये है धामरा नदी, उसके बीच में यहाँ पर है भीतरकनिका मैंग्रोव्स और ये है गहीरमथा बीच। एटमॉस्फेयर के किस लेयर में हवाई जहाज उड़ सकते हैं या उड़ते हैं? ऑप्शंस हैं चारों लेयर एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या एग्जॉस्फियर। आंसर है इसका स्ट्रेटोस्फियर। देखिए एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो प्लेन्स उड़ते हैं ट्रोपोपॉज के पास में। ट्रोपोपॉज क्या होता है? ट्रोपोपॉज है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के जो बीच का जो जोन है, जहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म हो जाता है और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होगा, एग्जैक्टली वो जो एरिया है, वो रीजन है, वो कहलाता है ट्रोपोपॉज। तो हवाई जहाज वहाँ पर उड़ते हैं। ऐसा क्यों? पहले तो ये जानिए कि ट्रोपोस्फियर जो है उसकी ऊंचाई अलग जगह अलग होगी। तो जहाँ पोल्स पे वो 8 किलोमीटर तक, धरती से ऊपर 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर होगा, लेकिन इक्वेटर के पास में वो 18 किलोमीटर तक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वेरिएंस होता रहता है। अगर आप मिड लैटिट्यूड्स देखें तो 10 से 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई होगी और यहीं पे होगा ट्रोपोपॉज लगभग 13 किलोमीटर के आसपास। अब ये हवाई जहाज उड़ते हैं यहाँ पे ट्रोपोपॉज में। कारण ये कि ट्रोपोस्फियर में हमारी हवा है, आंधियाँ चलती हैं, विंड मूवमेंट्स हैं, वो सभी प्लेन के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, नेविगेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर हवा की डेंसिटी थोड़ी सी कम भी हो जाती है और जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं उनका असर काफ़ी कम पड़ता है। तो इसीलिए हवाई जहाज़ ऊपर उड़ते हैं ताकि क्लाइमेट का असर उन पे ना हो। जो वातावरण के अलग अलग फैक्टर्स हैं जैसे हवा, बादल, इन सभी का उन पे कोई असर ना हो, कम से कम असर हो। अगला सवाल है, किसी भी मैप पर हम उन लाइनों को क्या कहते हैं जो ऐसे एरिया या ऐसे पॉइंट्स को जोड़ेगी जहाँ पर बराबर बारिश गिरती है, बराबर प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल होगा किसी एक समय में, यानी एवरेज, साल का एवरेज बराबर है या महीने का जो रेनफॉल है वो बराबर होगा। तो उन लाइनों को हम क्या कहेंगे? आइसोहाइट्स, आइसोबार्स, आइसोथर्म्स या आइसोहेल्स? आंसर है आइसोहाइट्स। तो इस मैप में देखिए ये है आइसोहाइट्स। तो अगर कहीं पे 200 मिलीमीटर की एवरेज बारिश है तो ये एक लाइन उन्हें जोड़ देगी, तो ये आइसोहाइट है। फिर ये 300, 400, 500 मिलीमीटर, तो देखिए आप धीरे धीरे ये लाइंस ऐसे ऐसे आगे आती जा रही हैं, यानी इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे एवरेज रेनफॉल होगा 400 मिलीमीटर, फिर यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा 500 मिलीमीटर। तो ये है आइसोहाइट्स। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार्स भी लाइन ऐसी ही दिखेंगी आपको मैप पे, बिल्कुल ऐसी दिखेंगी, लेकिन वो क्या कनेक्ट कर रही हैं? उन एरियाज को जहाँ पे प्रेशर सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा। आइसोथर्म्स जहाँ पे टेम्परेचर बराबर होगा और फाइनली आइसोहेल्स होगा जहाँ पे सोलर इंसोलेशन बराबर मिलेगा। तो ये हैं आइसोहाइट्स, आइसोबार्स, आइसोथर्म्स और आइसोहेल्स। भारत के इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज कीजिए। तो पहला पोर्ट है कारवाड़। कारवाड़ कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में, कोंकण कोस्ट पे ये स्थित है, उत्तरी कर्नाटका में। फिर है एन्नोर। एन्नोर कहाँ है? मद्रास के पास में, चेन्नई के पास में, तमिलनाडु में। फिर है मोर्मुगांव। मोर्मुगांव है गोवा में, गोवा का एक बंदरगाह है। जेएनपीटी कहाँ है? जेएनपीटी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जेएनपीटी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में नवा शेवा कहते हैं। तो ये है मुंबई के पास। जब मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो भारत सरकार ने 70 और 80 के दशक में एक नया पोर्ट बनाकर तैयार किया मुंबई से कुछ ही दूरी पे। इसे कहते हैं जेएनपीटी, नवा शेवा आम बोलचाल की भाषा में। तो ये मुंबई के पास में स्थित है, ओके, महाराष्ट्र में। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? सबसे उत्तर में है, नंबर 1 पे है जेएनपीटी, सेकंड आएगा गोवा का मोर्मुगांव, तीसरा है कारवाड़ कर्नाटका, चौथा है एन्नोर। इस मैप में देख लीजिए, यहाँ पे पॉज करके अच्छे से देखिए, सारे पोर्ट्स मार्क्ड हैं। तो ये रहा जेएनपीटी मुंबई के बिल्कुल पास में, ये रहा मोर्मुगांव,
यहाँ से थोड़ा सा दक्षिण में है, यहाँ पर है कारवाड़। इस मैप में नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। ये है कारवाड़ और ये है एन्नोर, चेन्नई के पास में। इसे कामराजार पोर्ट भी कहते हैं। तो ये पोर्ट्स आपको पता होने चाहिए, इनकी लोकेशन देख लीजिए, खास करके कौन सा पोर्ट किस राज्य में है, इतना पता होना चाहिए। और अगर कोई नया प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, खास करके जैसे देखिए एन्नोर और ये सभी नए नए पोर्ट्स बने हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी एक्सपांशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बढ़ाया जा रहा है पोर्ट्स को, वो न्यूज़ में आता रहता है, तो इसीलिए उन्हें ज़रूर, उनके बारे में जानकारी ज़रूर रखिए। इसी के साथ ज्योग्राफी खत्म और अब मैं डिस्कस करूंगा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को। पहला सवाल बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इन बुद्धिस्ट काउंसिल्स को उनकी लोकेशन से मैच कीजिए, यानी बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी हुई थी, 4, आपको बताना है कौन सी कहाँ पर हुई, इन्हें मैच द फॉलोइंग करना है। तो फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई, राजगृह में ही हुई थी, तो 1 का है ए। सेकेंड काउंसिल होती है गौतम बुद्ध के डेथ के 100 साल बाद, तो सेकेंड काउंसिल हुई थी वैशाली में। थर्ड काउंसिल कहाँ पर हुई थी, थर्ड काउंसिल बुलाई गई थी अशोक द्वारा, और अशोक जो कि मौर्यन किंग है, और ये हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कैपिटल था मौर्यंस का। चौथी काउंसिल है कुंडलवन कश्मीर में, ये बुलाई थी कनिष्क ने। बुद्धिस्ट काउंसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने लेक्चर्स में पहले भी बोला है, जो मेरे जो एसएससी के लेक्चर्स हैं उनमें भी मैंने कहा है कि आपको बुद्धिस्ट काउंसिल ज़रूर याद रखिएगा, किसने बुलाई, कब बुलाई, कौन से साल में, और राजा कौन था, मेनली आपको ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं, कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल कहाँ पर मनाया जाता है, इनमें से कौन से राज्य में। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा असम। तो तुक्का तो आप मार नहीं सकते, सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इसका आंसर है नागालैंड, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सन 2000 से वहाँ पे मनाया जा रहा है। इसे नागालैंड की गवर्नमेंट ने शुरू किया था, वहाँ की जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, कल्चर मिनिस्ट्री है, वो उसे करवाती है, ऑर्गेनाइज करवाती है, और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें टूरिस्ट भी आते हैं। इसका नाम दिया गया है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जो पक्षी होता है, ये देखिए इसकी जो बीक है वो बहुत बड़ी होती है। को इस हॉर्नबिल को इस्तेमाल करते हैं जो ट्रेडिशनल नगा लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो इसका एक हेड गियर बनाते हैं, ओके। तो इसीलिए इसका यहाँ पे बहुत उपयोग है, इसी के पीछे नाम पड़ा है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये दिसंबर के पहले सप्ताह में होता है, यूजुअली दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाता है, और नागालैंड में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रैक्टिस शुरू करवाई थी। तो ये आइडिया उसे कहाँ से आया, ये कहाँ से इंस्पायर हुआ था वो कि उसने सिजदा और पैबोस शुरू करवाया। ऑटोमन एम्पायर, जी नहीं, तब तो कोई ऑटोमन एम्पायर मौजूद ही नहीं था। इजिप्ट, ये भी इसका आंसर नहीं है। मंगोल्स को तो इन सब जो शोबाजी के काम है इनमें कोई शौक नहीं था, वो तो सिर्फ लड़ाई लड़ना जानते थे और एरिया जीतना जानते थे। ये दरबार लगाना, सिजदा पैबोस कराना, ये सब पर्शिया में, ये जो जितने भी शोबाजी के काम है ये सभी पर्शिया से भारत ने सीखे हैं, और इसका आंसर है पर्शिया, फारस। तो ये सिजदा और पैबोस क्या है, जिन्हें नहीं पता एक बार देख लीजिए। सिजदा का मतलब होता है प्रोस्ट्रेशन, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना किसी के सामने लेटकर, और पैबोस है कि सुल्तान के पाँव को चूमना। तो कोई भी आदमी हो, चाहे बड़ा छोटा, सुल्तान का मिनिस्टर, मंत्री, आम आदमी, कोई भी अगर सुल्तान से मिलने आ रहा है तो उसे उसके पाँव चूमने ज़रूरी हैं। तो ये है सिजदा और पैबोस। अगला सवाल है मॉडर्न इंडिया से, ऑर्गेनाइजेशंस और जो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट हैं उनमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने करी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने इसकी स्थापना करी थी, क्या ये बाल गंगाधर तिलक ने बनाई, दादा भाई नावरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या विनायक दामोदर सावरकर। पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे ये सभी महाराष्ट्र या बॉम्बे के आसपास के इलाकों से थे, यानी वहाँ पे उनका बेस था या वहाँ पर अपनी राजनीति करते थे। तो ये इनमें से किसने बनाया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के भी पॉलिटिकल गुरु थे, ये कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में से एक थे, और जो नरम दल था कांग्रेस का, जो मॉडरेट्स थे, उनमें भी ये सबसे बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये उनका संगठन था, एक तरह का एनजीओ था, लोगों की सेवा करते थे, अस्पताल में जाके, अनाथालय में जाके, ये ऑर्गेनाइजेशन था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। महात्मा गांधी इनमें से किस न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड रहे, यानी कौन से अखबारों से महात्मा गांधी का संबंध रहा। यंग इंडिया, बिल्कुल, यंग इंडिया महात्मा गांधी का खुद का अखबार था। इंडियन ओपिनियन, जी हाँ ये भी था, ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने लॉन्च किया था, ये भारत आने से पहले साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार चलाते थे। हरिजन, ये भी इनका अखबार था, इन्होंने लॉन्च किया था जब इन्होंने हरिजन उत्थान के लिए, दलित उत्थान के लिए काम करना शुरू किया, तब दलितों को इन्होंने नाम दिया, डिप्रेस्ड क्लासेस को नया नाम दिया हरिजन, और इसी नाम से ये अखबार निकालते थे। फिर है नवजीवन, तो ये गुजराती अखबार था। तो ये सभी महात्मा गांधी के से रिलेटेड हैं।
इन सभी से महात्मा गांधी का संबंध था, इसीलिए हमारा आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। एक और बात याद रखना, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नाम का एक पैम्फलेट लिखा था, छोटी सी किताब है, पैम्फलेट भी कह सकते हैं, तो हिंद स्वराज भी इन्होंने ही लिखा था, ये भी नाम याद रखिएगा। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं हमारे नेशनल मूवमेंट के, उन्होंने अगर कोई अखबार लिखा है तो वो इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर याद कीजिए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? इसका पूरा नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और इसकी स्थापना करी थी सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स एक कंपनी ऑफिसर थे जिन्हें भारत में बहुत इंटरेस्ट था, यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति, भाषा, इतिहास सभी में बहुत इंटरेस्ट था और उन्होंने इसकी स्थापना करी एशियाटिक सोसाइटी की। और इस एशियाटिक सोसाइटी ने भारत के इतिहास में बहुत अहम योगदान दिया है, बहुत सारा रिसर्च किया है एशियाटिक सोसाइटी के लोगों ने। और इसकी जो लाइब्रेरी है वो आज भी भारत में जो इतिहास से रिलेटेड किताबें हैं, बुक्स हैं, पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर संरक्षित है। भारत में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं? जुलाई 2017 से आपको बताना है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 28, 34, 36 या 30? आंसर है 36। अब इसे रट लेना, नहीं याद होता है तो कैसे भी करके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके जो लेटेस्ट ऐड हुई हैं। तो भारत में 36 कैसे हैं? 28 तो हैं कल्चरल साइट, यानी जैसे देखिए किला है, कोई बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, वो तो माना जाएगा कल्चरल में। नेचुरल होता है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसे भी यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है, तो वो नेचुरल साइट है। और एक हमारी मिक्स्ड साइट है जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वो है मिक्स्ड साइट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2016 में ही ये ऐड हुई है, एक साल पहले 3 साइट ऐड हुई थी। कंचनजंगा, दूसरा था चंडीगढ़ की जो बिल्डिंग्स हैं, चंडीगढ़ का जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ से ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं सरकार के, और तीसरा क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो रुइंस हैं। तो ये 3 2016 में ऐड हुए थे और इनमें से कंचनजंगा जो है वो भारत की पहली मिक्स्ड साइट थी, यानी यहाँ पे कल्चरल साइट भी है और नेचुरल साइट भी है। ओके, तो भारत में कुल मिला के कितनी है? 36 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल प्लस कल्चरल। दुनिया में सबसे ज़्यादा साइट कहाँ पर है? इटली में 53, 53, चाइना में है 52, और भारत का रैंक कहाँ पर आता है? भारत 6ठे स्थान पर है, 36 हैं। तो भारत में इटली से तो ज़्यादा ही मॉन्यूमेंट होंगे जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं श्योर हूँ इटली से हमारे पास ज़्यादा मॉन्यूमेंट है। लेकिन भारत सरकार को और भारत की जो एजेंसियाँ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उन्हें और बढ़ चढ़कर अपने दावे पेश करने होंगे यूनेस्को को। एक पूरा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें मॉन्यूमेंट को घोषित कर दें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो पूरे करने पड़ते हैं। तो हम लगातार हर साल 2 साल में भारत की कोई ना कोई साइट ऐड करवा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 5 या 6 सालों में भारत नंबर 1 पे होगा और चाइना और इटली को पीछे छोड़ देगा। यूनेस्को से ही एक और सवाल, जुलाई 2017 का ये सवाल है। जुलाई 2017 में न्यूज़ आई थी कि भारत का एक शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो ये पहला शहर है, कौन सा है आप बताइए? क्या ये दिल्ली है, आगरा है, अहमदाबाद या हम्पी? हम्पी कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटका में स्थित है। यहाँ पर विजयनगर एम्पायर का कैपिटल स्थित था, पुराना कैपिटल विजयनगर का। हमारा आंसर है अहमदाबाद। अब दिल्ली, आगरा इतनी हिस्टोरिकल साइट्स होते हुए भी सबसे पहले ऐड नहीं हुई क्योंकि शायद वहाँ की सरकारों ने या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ या जो भी वहाँ पे बॉडीज़ हैं उन्होंने पुरजोर कोशिश नहीं करी या प्रेजेंटेशन नहीं किया। दिल्ली बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि ऐड हो जाए, लेकिन दिल्ली 1-2 बार रिजेक्ट हो चुका है। अहमदाबाद पहला शहर है भारत की तरफ से, और अहमदाबाद में भी जो पुराना शहर है, ओल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद, वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद, उसे यहाँ पे शामिल किया गया है। याद रखिएगा ये जुलाई 2017 की न्यूज़ है, देख लीजिए 9 जुलाई को। तो इसका CGL एग्जाम में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। ये इसकी डिटेल दे रखी है, आपका मन है तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ आपको बस बता देता हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड सिटी है और वहाँ पे पोल होती हैं। पोल का क्या मतलब है? एक लोकेलिटी है जहाँ पे पुराने तरीके के मकान बने हुए हैं, तो उन्हें अहमदाबाद में गुजराती भाषा में कहा जाता है पोल। तो ये सारे अहमदाबाद के वर्ल्ड सिटीज़ के अंदर हैं। मुगल दरबार में इनमें से कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती थी? कौन सी भाषा कोर्ट लैंग्वेज थी, दरबार की भाषा थी? क्या ये चगताई तुर्की है? तो देखिए, मुगल जब भारत आए थे बाबर के समय में, तो उनकी भाषा थी चगताई तुर्की। तो बाबर हुमायूं बोलते थे चगताई तुर्की। दूसरा ऑप्शन है पर्शियन या फारसी, तीसरा है उर्दू, चौथा है अवधी। हमारा आंसर क्या है? पर्शियन या फारसी। देखिए, उर्दू का डेवलपमेंट तो बहुत देरी से हुआ था, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जाकर उर्दू डेवलप हुई थी, एक अलग भाषा के रूप में सामने आई थी। अवधी नहीं था। हमारा आंसर क्या रहेगा? पर्शियन, फारसी।
अकबर के समय से खास करके पर्शियन को कोड लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट कर लिया गया। सारा ऑफिशियल कामकाज, जितने भी लेटर्स हैं वो सभी पर्शियन में लिखे जाते थे। किताबें अनुवादित करी गई, जो पुरानी चगताई तुर्की में किताब थी जैसे बाबरनामा, उसका अनुवाद किया गया फारसी में, और आगे सारा डॉक्यूमेंटेशन फारसी में हुआ था, पर्शियन में हुआ था। अंग्रेज़ों ने जाकर इस भाषा को बदला था कि अब कोर्ट में फारसी नहीं इस्तेमाल होगी, इंग्लिश इस्तेमाल होगी। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम सबसे पहले तो ये समझिए कि एक पोएम है, एक कविता है, और ये किसने लिखी थी? हमारे ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये तो नहीं है, इन्होंने तो देवदास लिखी थी, तो ये तो रोमांटिक राइटर थे। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी नहीं लिखी थी। फिर है श्री अरबिंदो घोष, ये तो फ्रीडम फाइटर थे और बाद में एक स्पिरिचुअल गुरु बन गए, इन्होंने भी नहीं लिखी। आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने एक किताब लिखी थी आनंद मठ। ये किताब लिखी गई थी 1881-82 के आसपास, और इस किताब में किसकी कहानी है? 1770 में जो सन्यासी रिबेलियन हुआ था, यानी इन्होंने अपने से भी 100 साल पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सन्यासी बगावत हुई थी, जिसमें साधु और सन्यासी जो होते हैं उन्होंने अंग्रेज़ रूल का ऑपोजिशन किया था, उनके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। उसकी कहानी उन्होंने एक ड्रामेटाइज करके एक कहानी लिखी थी। उस किताब का नाम था आनंद मठ, और उस किताब में आनंद मठ के अंदर ये कविता लिखी गई थी वंदे मातरम। इस कविता का जो शुरुआती हिस्सा है उसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया है, वंदे मातरम। अगला सवाल है येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन किससे संबंधित है? तो येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी रेवोल्यूशनरी पार्टीज हैं। पहला ऑप्शन है युगांतर पार्टी, दूसरा है गदर मूवमेंट या गदर पार्टी, तीसरा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, और चौथा है एक व्यक्ति जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर भी कहते हैं इन्हें। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन किससे संबंधित है। आंसर है इसका HSRA। तो ये वही पार्टी है जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी इस पार्टी के मेंबर थे। इसका ओरिजिनल नाम था HRA, भगत सिंह ने इसका नाम बदलकर कर दिया था HSRA, सोशलिस्ट लगा दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, इनका संविधान लिखा गया था इनकी पार्टी का। किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, और एक और व्यक्ति इनके साथ था जादू गोपाल मुखर्जी। इन्होंने मिलकर लिखा था येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक मैनिफेस्टो और था HRA का, वो भी सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा था, उसका नाम था रेवोल्यूशनरी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो HRA से संबंधित है, इनका नाम याद रखिएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, जब विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, और क्लेमेंट एटली ने, लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली ने इस मिशन को भेजा था। तो आपको बताना है कौन इनमें मेंबर नहीं था। पहला ऑप्शन है FW पेथिक लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन है AP वेवल, स्टेफर्ड क्रिप्स, और चौथा है AV अलेक्जेंडर। हमारा आंसर है AP वेवल। तो ये लॉर्ड वेवल है जो भारत के 1943 से 47 तक वाइसरॉय रहे थे, 4 साल तक। और बाकी तीनों जो मेंबर हैं, पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और सर AV अलेक्जेंडर, ये तीनों ही कैबिनेट मिशन का पार्ट थे। ठीक है, पेथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। वेवल का पूरा नाम था AP वेवल, और ये 43 से 47 तक वाइसरॉय थे। हमारा आंसर रहेगा ये। अगला सवाल भारत की जनगणना से रिलेटेड है। भारत में पहली जनगणना होती है 1871 और 72 में, लेकिन याद रखना ये एक अधूरी जनगणना थी, इसे पहला कंप्लीट सेंसस नहीं माना जाता है। पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, 1881 में। तो ये वाला अधूरा था क्योंकि इसमें पूरे एरिया सर्वे नहीं किए गए, लेकिन फिर भी ये पहला सर्वे था, पहला सेंसस था, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है भारत के लिए। तो इस सेंसस के समय भारत में वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, केम्सफर्ड या मिंटो? हमारा आंसर है मेयो। मेयो कब वाइसरॉय थे ये भी जान लीजिए, 69 से 72, ठीक है, 1869। एक और अनोखी घटना इनके कार्यकाल की, लॉर्ड मेयो अकेले वाइसरॉय थे जिनकी हत्या या जिनका असैसिनेशन वाइसरॉय रहते हुए कर दिया गया था। तो ये एक बार सेल्यूलर जेल गए थे अंडमान निकोबार में, वहाँ पे निरीक्षण कर रहे थे जेल का, तभी एक पठान कैदी ने इन्हें चक्कू मार दिया और इनकी मौत हो गई। तो ये पहले और आखिरी वाइसरॉय थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। फिर है लॉर्ड रिपन। तो रिपन 1880 से 84 तक, इनके कार्यकाल में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला, इल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी है वो इनके समय हुई थी, और दूसरा फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। फिर है चेम्सफर्ड। तो चेम्सफर्ड का कार्यकाल कब था? चेम्सफर्ड का कार्यकाल था 1916 से 21 तक, और इनके समय में मोंटागू चेम्सफर्ड रिफॉर्म्स आए थे। फिर लॉर्ड मिंटो है, तो मिंटो, ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म वाले मिंटो हैं।
तो आपको मैंने रफली बता दिया किसने क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं इनके कार्यकाल में रही। इनमें से किसे दीन बंधु की उपाधि दी गई? तो इनमें से किसे प्यार से, प्रेम से दीन बंधु बुलाया जाता था? क्या ये चित्तरंजन दास हैं? जी नहीं, चित्तरंजन दास का नाम था, इनकी उपाधि थी देश बंधु। कंफ्यूज मत होना, ये तो थे देश बंधु यानी देश के दोस्त। सी एफ एंड्रू, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, ये थे दीन बंधु। तो गांधी जी के खास मित्र थे। एक्चुअली में ये एक मिशनरी थे, कैथलिक मिशनरी, जो टीचर के रूप में काम करते थे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है दिल्ली का, वहाँ पे इन्होंने टीचर की तरह काम किया कई सालों तक और गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। तो गांधी जी ने इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी थी। दीन बंधु यानी लोगों का मित्र, जो आम जनता है उनका दोस्त। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी उपाधि क्या थी? गुरुदेव, ये तो गुरुदेव थे। और फाइनली है लाला हरदयाल, गदर पार्टी वाले, इनकी कोई उपाधि नहीं थी। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पे लॉन्च किया था? खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद या बारडोली? आंसर है चंपारण। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1917 में ये हुआ था और 2017 में इसकी सेंटेनरी है, 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पहला सत्याग्रह का गांधी जी का था चंपारण में, 3 कठिया सिस्टम याद कीजिएगा, इंडिगो फार्मिंग। फिर दूसरा था खेड़ा में और फिर अहमदाबाद मील स्ट्राइक। बारडोली कब था? बहुत बाद में था, ये तो 1928 के आसपास था बारडोली सत्याग्रह। बारडोली कहाँ है? ये भी गुजरात में ही है, सूरत के पास में एक जगह है, यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था 1928 में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनमें से किससे जुड़े हुए थे? पहला है ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो ये होम रूल लीग बनी थी 1916 के आसपास और इस होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बीसेंट भी थी। तो बिल्कुल इसके साथ जुड़े हुए थे गंगाधर तिलक। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जी हाँ, ये कांग्रेस के गर्म दल में थे, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है कांग्रेस का, उसके बहुत बड़े नेता थे लाल बाल पाल। फिर है केसरी और मराठा। तो केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के अखबार थे, ये दोनों इनके अखबारों का नाम था जो ये खुद छापते थे। फिर है गणेश उत्सव। तो महाराष्ट्र में और देश के कई हिस्सों में गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन पहले ये एक कॉमन त्यौहार की तरह मतलब नहीं मनाया जाता था, पब्लिक त्यौहार की तरह नहीं मनाया जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने इसे काफ़ी बढ़ावा दिया, जैसे शिवाजी ने अपने समय किया था वैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने भी बोला सबको कि इसे कॉमनली मिलजुल के आप सेलिब्रेट कीजिए। तो आज जो आप देखते हैं ना, जो गणेश उत्सव में मुंबई में पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े गणेश जी की मूर्तियां लगती है, तो ये सभी ट्रेडिशंस बाल गंगाधर के प्रोत्साहन के बाद ही शुरू हुए थे, इतने लार्ज स्केल पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। इन सभी के साथ बाल गंगाधर तिलक का जुड़ाव रहा था। ये उनके अखबार हैं और ये दो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये उनका सोशल कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए ये आदमी इतना महान था। आप इसके बारे में आज भी इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने न केवल राजनीतिक जीवन में बहुत ही अपनी एक्टिव लाइफ जी है, बल्कि इन्होंने सामाजिक रूप से भी बहुत काम किया है। पूना पैक्ट, पूना का समझौता किन दो लोगों के बीच में हुआ था? क्या ये लॉर्ड अर्विन जो वाइसरॉय था उसके और गांधी जी के बीच था, या फिर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता, और अर्विन के बीच में? तो देखिए ऐसा तो कोई समझौता कभी हुआ ही नहीं। फिर क्या अंबेडकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के बीच? जी नहीं, ऐसा भी कोई समझौता नहीं हुआ। आंसर है अंबेडकर और गांधी। तो पूना पैक्ट साइन हुआ था अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में। पूना पैक्ट था क्या? 1932 में कम्युनल अवार्ड आया था और इस कम्युनल अवार्ड के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा कर दी गई डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, दलितों के लिए। गांधी जी इसके खिलाफ थे, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी पूना की यरदादा जेल में। और फाइनली अंबेडकर जब मान गए तो दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा, लेकिन उसके बदले में जो असेंबली है स्टेट और सेंट्रल लेवल पे उसमें रिजर्वेशन दे दिया जाएगा डिप्रेस्ड क्लासेस को। ये था पूना पैक्ट, पूना समझौता। आंसर है अंबेडकर और गांधी जी। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता से। आपको बताना है कि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता की साइट हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी है एरिया में? पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा है हड़प्पा पहले ही बाहर हो गया क्योंकि ये तो पाकिस्तान में आता है, भारत में है ही नहीं। तीसरी साइट है कालीबंगन, चौथा है राखीगढ़ी। हमारा आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत की और पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस वक्त सबसे बड़ी साइट बन चुकी है। इसने मोहनजोदाड़ो को ओवरटेक कर लिया है। मोहनजोदाड़ो पहले सबसे बड़ी साइट थी, लेकिन अब राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट हो गई है एरिया वाइज। राखीगढ़ी में 2014 में जब एक्सकेवेशन सामने आए तो हमें ये पता चला कि ये साइट बहुत बड़ी है। पहले केवल इतने से एरिया में खुदाई हुई थी, लेकिन जब उसके आसपास के एरिया में खुदाई करी तो हमें पता चला ये एक नहीं, ये 2, 3 कई सारे टीले हैं जहाँ पर यहाँ पे हमें अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अब दिक्कत ये आ रही है कि इन टीलों के बीच में गाँव बसे हुए हैं, अभी आबादी रह रही है यहाँ पे, तो वहाँ के लोगों ने इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाए हैं कि नहीं, हमें यहाँ से हटा नहीं सकते आप,
क्योंकि एएसआई कोशिश कर रही है कि वहाँ से लोगों को विस्थापित करके फिर खुदाई करी जाए, तो इसमें काफ़ी अड़चन आ रही है इस वक्त। हो सकता है और ज़्यादा बड़ी ये साइट बन जाए। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की राखी गढ़ी। तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये रही राखी गढ़ी, भारत में हरियाणा में स्थित है ये साइट। इनमें से किसे ग्रीक हिस्टोरियंस ने अमित्र घात की उपाधि दी थी? यानी ग्रीक इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो भारत के कौन से राजा को अमित्र घात कहा जाता है? अमित्र घात का मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। तो क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं? जी नहीं, इन्हें तो कहा गया था सैंड्रोकॉटस। क्या ये महापद्मानंद है? नहीं। बिंदुसार? जी हाँ, इसका आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार और अशोक के पिताजी, इनका नाम था अमित्र घात, ग्रीक हिस्टोरियंस द्वारा दिया गया। आंसर है बिंदुसार। अगला सवाल है जैनिज्म से। तो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। आपको बताना है 23वें तीर्थंकर कौन है। पहला ऑप्शन है आदिनाथ, या इनका एक और नाम है ऋषभनाथ। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। फिर है नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और मलिनाथ। हमारा आंसर है पार्श्वनाथ। ये 23वें तीर्थंकर थे। आपको आदिनाथ, पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर, ये तो याद होने चाहिए। बुद्ध चरित नाम की जो पोयम है, ये किसने लिखी है? बुद्ध चरित में क्या है? भगवान बुद्ध की पूरी जीवन की घटनाएं लिखी हुई है, तो इसे कई बार बायोग्राफी ऑफ बुद्ध भी कहा जाता है। बुद्ध चरित लिखने वाला कौन था? ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलबाहु। तो ये दोनों नहीं है, ये तो मौर्यन टाइम्स में थे, अशोक के आसपास के समय में, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अश्वघोष हमारा आंसर है। अश्वघोष ने ये किताब लिखी थी बुद्ध चरित, ह्यूएन सांग ने नहीं लिखी थी। ह्यूएन सांग तो चाइना से आया था, उन्होंने बुद्ध का इतिहास नहीं लिखा, वो यहाँ से मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर गए थे। आंसर है अश्वघोष और बुद्ध चरित किताब का नाम है। अगला सवाल है मृच्छकटिका नाम का संस्कृत ड्रामा किसने लिखा है? मृच्छकटिका का मतलब होता है मिट्टी की बैलगाड़ी। तो इसे लिखने वाले का नाम क्या है? क्या ये कालिदास ने लिखा है? जी नहीं। शूद्रक? जी हाँ। पाणिनि ने नहीं लिखा है। पाणिनि ने तो अष्टध्यायी नाम की किताब लिखी थी। विष्णु शर्मा, इन्होंने भी नहीं लिखा है। इन्होंने क्या लिखा था आप मुझे बताइए कमेंट्स में। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई फेमस बुक कौन सी है? कमेंट्स में बताइए, हर किसी को पता होना चाहिए, आपने बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी। हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा शूद्रक। पहला नेशनल ट्राइबल कार्निवल अक्टूबर 2016 में किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया? किस शहर में ये हुआ था आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली या फिर छत्तीसगढ़ में रायपुर। तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था नई दिल्ली में, और मोदी जी ने ये घोषणा करी थी कि अब से हर साल ये कार्निवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पिछले साल दिवाली के आसपास हुआ था, इस साल अब देखते हैं कब होता है, किस महीने में होता है। तो थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, आपको एक और चीज़ याद करनी होगी। तो ये याद रखना, ट्राइबल कार्निवल 2016 में सबसे पहला हुआ था। इसमें अलग अलग चीज़ें हुई थी, कई सारे कल्चरल इवेंट्स थे, कई संगोष्ठियाँ हुई थी, तो ट्राइबल अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया था। ये हुआ था नई दिल्ली में। इसी के साथ इतिहास के सवाल खत्म होते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगा पॉलिटी के क्वेश्चंस। पहला सवाल है 42nd अमेंडमेंट से। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ये अमेंडमेंट लेकर आई थी पार्लियामेंट में, और इससे भारत के प्रियम्बल में संशोधन किया गया। तो भारत के प्रियम्बल में केवल एक बार संशोधन किया गया है। आपको बताना है क्या संशोधित किया गया था, कौन से शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रियम्बल में इस 42nd अमेंडमेंट द्वारा। क्या वो शब्द थे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, कैबिनेट? हमारा आंसर क्या है? यहाँ पे दो शब्द हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर। ठीक है, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े गए थे। जो ओरिजिनल प्रियम्बल था 1950 में जब संविधान हमारा लागू हुआ, उस वक्त ये नहीं थे, ये तीनों थे। सॉवरेन तो हमारा देश तभी से है, आज़ाद है, रिपब्लिक है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, और कैबिनेट शब्द तो संविधान में तब तक था ही नहीं, बाद में जोड़ा गया था। ये है ओरिजिनल प्रियम्बल। तो आप इसमें देख लीजिए, आपको सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द यहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो हमारे ये वाले जो शब्द है ना, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, बस ये इतने शब्द हैं, इनके बीच में यहाँ पे जोड़ा गया सोशलिस्ट और सेक्युलर। फिर है यूनिटी ऑफ द नेशन में एक और बदलाव किया गया, इसे कर दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर, बस ये तीन ऐसे शब्द हैं जो जोड़े गए हैं, संशोधित किए गए हैं प्रियम्बल में। उसके बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। संसद के ऊपरी सदन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? कितने मेंबर आ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 552, 245, 250 या 255। आपको बताना है मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकता है। पहले तो ये जानिए अपर हाउस क्या है। अपर हाउस होता है राज्यसभा। इस वक्त राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245, 245, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। हमारा आंसर है 250। तो ये इस वक्त की स्थिति है। देखिए लोकसभा में इस वक्त कितने सदस्य हैं? 545।
हाँ, कुछ सदस्यों की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो खाली हो सकती है सीटें, लेकिन 545 इस वक्त हैं, जिनमें 530 सांसद तो आते हैं राज्यों से, 13 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, 2 नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन मेंबर्स। अपर हाउस यानी राज्यसभा में इस वक्त 245 मेंबर हैं, 233 हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से और 12 हैं नॉमिनेटेड। तो ये इस वक्त की स्ट्रेंथ है 245 और 545। और लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है आप मुझे बताइए। राज्यसभा की तो हमने डिस्कस कर ली, 250 है। अब आप बताइए लोकसभा में कितनी हो सकती है। लेट से अज्यूम कर लीजिए कि कल को भारत में एक नया राज्य जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि कल भूटान भारत में शामिल हो गया। जैसे देखिए सिक्किम एक समय में भारत में शामिल हुआ था 1972 में, तो हमें सिक्किम को कुछ सीटें हमने दी थी लोकसभा में, राज्यसभा में। तो लेट्स अज्यूम कि भूटान अगर भारत में शामिल हो जाए तो हम भूटान को भी लोकसभा और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं आपकी पॉलिटी की नॉलेज कैसी है। अगला सवाल है एंटी डिफेक्शन लॉ पे। पार्टी छोड़कर चले जाना, ये जो एमएलए और एमपीस अपनी पार्टी छोड़ देते हैं चुनाव जीतने के बाद, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दल बदल, आया राम गया राम पॉलिटिक्स, इसे रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 1985 में, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। संविधान को संशोधित किया गया। कौन सा संशोधन था, 51st, 52nd, 42nd या 44th? अभी अभी मैंने आपको बताया था कुछ सवाल पहले ही कि 42nd तो कब आया था, राजीव गांधी नहीं, इंदिरा गांधी के समय, इमरजेंसी के समय। तो ये तो आप हटा ही सकते हैं, 42nd तो है ही नहीं। हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट से भारत में पहली बार एंटी डिफेक्शन लॉ बनकर आया। इनमें से कौन से विषय के बारे में अनुच्छेद 108 बात करता है? आर्टिकल 108 डील्स विद विच एस्पेक्ट? क्या ये फाइनेंस बिल की बात करता है, क्या ये मनी बिल की बात करता है? जॉइंट सेशन यानी जो दोनों हाउस हैं, ऊपरी सदन और निचला सदन, राज्यसभा लोकसभा, दोनों का जॉइंट सेशन, उसके बारे में बात की जाती है? या फिर संविधान को संशोधित कैसे किया जाए उसका प्रोसीजर बताया गया है? तो हमारा आंसर है जॉइंट सेशन। 108 में जॉइंट सेशन की बात करी गई है। याद रखना फाइनेंस बिल है एक आर्टिकल 117, मनी बिल है आर्टिकल 110, 108 में है जॉइंट सेशन और 368 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। अगला सवाल है 91st अमेंडमेंट पे। देखिए मैं अमेंडमेंट्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि इनसे सवाल आने की संभावना काफ़ी बनी रहती है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में। इसने किस बारे में बात करी थी? क्या ये जीएसटी के बारे में था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? तो ये तो आप हटा ही सकते हैं, आपको भी पता होगा कि 2016-17 में जीएसटी पास हुआ है। लिमिटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें संख्या निर्धारित कर दी गई थी। तीसरा है एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फाइनली चौथा ऑप्शन है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वें शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था, यानी कि जो हमारी भाषाएं हैं, रिकग्नाइज्ड भाषाएं हैं संविधान द्वारा, उनमें इन्हें ऐड किया गया था। हमारा आंसर है लिमिटिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए ये कानून जब आया था तब इसने 2003 में ये तय कर दिया कि लोकसभा की जो पूरी स्ट्रेंथ है, मंत्रिपरिषद उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये कानून राज्यों पे भी लागू है, तो राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ पे भी लागू है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, सोचिए कोई एक स्टेट है जहाँ पे 200 एमएलए हैं, 200 विधानसभा के मेंबर हैं, जैसे राजस्थान में एग्जैक्ट 200 है नंबर। तो राजस्थान में कभी भी मंत्रिपरिषद 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को शामिल करके 30 से ज़्यादा मंत्री राजस्थान में कभी नहीं हो सकते। इस मामले में छूट मिली है केवल छोटे राज्यों को, जैसे सिक्किम, मिजोरम, गोवा, जहाँ पे विधानसभा अपने आप में बहुत छोटी है, 32 या 40 सदस्य हैं। तो यहाँ पे अगर 15% कर दिया तो केवल 6 मंत्री बन सकते हैं। तो 6 मंत्रियों से कैसे चलेगा पूरा कामकाज? तो इसीलिए इन्हें छूट दे दी गई है, सिक्किम, मिजोरम और गोवा को। बाकी सभी राज्यों में और लोकसभा में यानी केंद्र सरकार में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 15% पे लिमिटेड है। अगला सवाल है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से। संसद में सबसे पहले कौन सा इवेंट होता है, सबसे पहले कौन सा समय होता है? क्या ये 0 आवर है, शून्यकाल या प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, प्रिविलेज मोशन या एडजर्नमेंट, स्थगन? आप ये सोच रहे होंगे 0 देख के कि ये 0 आवर सबसे पहले होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आंसर है क्वेश्चन आवर। आंसर है हमारा क्वेश्चन आवर। और सबसे पहले सांसदों को ये मौका मिलता है कि वो सवाल पूछ सकते हैं सरकार से, मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, और जिन जिन के पास चार्ज है मंत्रालयों का उन्हें आंसर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है। 0 आवर तो 12 बजे के आसपास होता है और एडजर्नमेंट, स्थगन है, सबसे लास्ट में ही होगा। क्वेश्चन आवर में जो मेंबर्स हैं उन्हें सवाल पूछने की अनुमति दी जाती है और उनका जवाब गवर्नमेंट को देना होता है, मंत्रियों को देना होता है।
यहाँ पे सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो भी उनकी पॉलिसी हैं, जो उनके निर्णय हैं, डिसीजन हैं, उन पे सवाल उठाए जा सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी संसदीय कार्यप्रणाली के सुचारू रूप से चलने के लिए क्वेश्चन आवर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सांसदों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं देंगे, अगर वहाँ हंगामा होता रहेगा, तो संसद की कार्यवाही अच्छे से नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम एज क्या है, न्यूनतम आयु क्राइटेरिया क्या होगा? क्या 50 साल का होना ज़रूरी है माननीय जज बनने के लिए? 35 साल, 45 या 65? 65 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 65 आपको भी पता होगा रिटायरमेंट एज होती है। हमारे लिए इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन है। तीनों ही गलत हैं। हमारा आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव, नो मिनिमम एज। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं होती है। व्यक्ति 35 साल की उम्र में भी बन सकता है, 40 पे भी बन सकता है, 50, 55, 60 कितने पे भी बन सकता है। हाँ, रिटायरमेंट एज उसकी फिक्स है। रिटायरमेंट एज होती है 65। अगला सवाल राष्ट्रपति चुनाव से है। अभी अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। श्री रामनाथ कोविंद हमारे नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से किसे राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। तो पहला ऑप्शन है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्यों की जो विधानसभा है उसके मेंबर्स। लेकिन कौन से वाले? नॉमिनेटेड। अब आप पहले तो ये बताइए मुझे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन से नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो देखिए, कुछ असेंबलीज में एक एंग्लो इंडियन मेंबर होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों की विधानसभा में एक मेंबर गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, वो होता है एंग्लो इंडियन। तो उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। जहां भी नॉमिनेटेड शब्द आ गया ना, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता है। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स भी सीधे कैंसिल हो जाएंगे। नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो वो भी वोट नहीं डाल सकते। तीसरा ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा में जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं, एमएलए, क्या वो वोट डाल सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल वोट डालेंगे, क्योंकि ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं। और चौथा है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ऑप्शन क्यों है? क्योंकि ये भी हमारे एक माननीय सांसद हैं, और सचिन तेंदुलकर इस वक्त राज्यसभा के मेंबर हैं। इनका कार्यकाल है 2012 से 18 तक, 6 साल का कार्यकाल है। तो सचिन तेंदुलकर वोट डाल सकते हैं या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर नॉमिनेटेड मेंबर हैं। जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनमें सचिन तेंदुलकर शामिल हैं, तो ये भी वोट नहीं डाल सकते। ना ही मैरी कॉम डाल सकती हैं, ना ही रेखा डाल सकती हैं। तो आंसर है हमारा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में बताया गया है? क्या ये आर्टिकल 352 है, 354, 356 या 360? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने डाला है। आर्टिकल 360 इसका आंसर है। 352 किस लिए होती है? नेशनल इमरजेंसी। और 356 होता है राज्य में राष्ट्रपति का शासन, स्टेट इमरजेंसी। और 360 में होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जम्मू कश्मीर में है, जी हाँ बिल्कुल। तमिलनाडु में, जी नहीं। महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में भी है। अब आपको ये सभी राज्य याद करने ज़रूरी हैं कि किसमें विधान परिषद है या नहीं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। 7 राज्य हैं, आपको बस याद करने हैं। देखिए, नॉर्थ से साउथ चल के मैं ही आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में है, फिर थोड़ा नीचे आइए। अब जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य हैं ना, उन सभी में लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में मिलेगी, बिहार में मिलेगी, फिर आंध्र प्रदेश जब एक था तब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए तो अब तेलंगाना में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद है। फिर है कर्नाटका और फाइनली महाराष्ट्र। तो ज़्यादातर जो ज़्यादा आबादी वाले राज्य हैं ना, आप ऐसे याद रख लीजिए। वैसे तो वेस्ट बंगाल में भी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ नहीं है। रफली आप ऐसे याद रख लीजिए कि बहुत ज़्यादा आबादी वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये असेंबली बनाई गई है। तमिलनाडु में एक समय में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। आज़ादी के बाद से 1986 तक यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, लेकिन फिर इसे हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया। वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, तो इसे हटा दिया गया। ओके, तो तमिलनाडु में अब इस वक्त लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। 2010 में फिर से डिमांड उठी थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएं, लेकिन जयललिता नहीं चाहती थी कि ये बने, और फिर से वो जब पावर में आ गई तब उन्होंने जो प्रपोजल था उसे कैंसिल करवा दिया। 2002 में संविधान में एक संशोधन किया गया था, इसे कहते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट ने भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद ऐड किया है? तो पहले तो ये बता दूं कि ये संबंधित है राइट टू एजुकेशन से। इस संशोधन के तहत ये बात कही गई कि भारत में 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई करवाना, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, और एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गई अब। तो ये था आर्टिकल 21A, ठीक है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया पढ़ाई को, एजुकेशन को।
तो अब एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है, और स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के बीच की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। और ये है आर्टिकल 21A, इसमें ये ऐड किया गया था 2002 में। और फाइनली जो एक्ट है यानी जो RTE है वो 2009 में जाके पारित हुआ था, क्योंकि देखिए पहले संविधान में तो संशोधन कर दिया गया, लेकिन जो कानून है उसे बनते बनते काफ़ी समय लगा। 2009 में राइट टू एजुकेशन का कानून आया था, 2010 में लागू हुआ था। एक और यहाँ पे संशोधन किया गया था, वो था आर्टिकल 51A में, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक ड्यूटी ऐड करी गई, वो ये कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसका 6 से 14 साल की उम्र का जो बच्चा है वो स्कूल जाए। तो ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, अब ये फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी। तो ये दो मेनली चेंजेस लाए गए थे, 21A ऐड किया गया और 51A में एक सब क्लॉज है, यानी 51A में ऐड करी गई एक फंडामेंटल ड्यूटी। अगला सवाल है 74th अमेंडमेंट एक्ट से। 74th अमेंडमेंट एक्ट इनमें से किससे रिलेटेड है? पंचायती राज, जो वोट डालने की उम्र है उसे कम कर दिया गया, 21 से 18 करी गई थी भारत में एक समय में। तीसरा है एंटी डिफेक्शन लॉ, और फाइनल अर्बन लोकल बॉडी। तो इसका आंसर है अर्बन लोकल बॉडी। पंचायती राज वाला तो था 73rd अमेंडमेंट, और वोटिंग एज घटाने वाला अमेंडमेंट कौन सा था? 61st। और एंटी डिफेक्शन लॉ का कौन सा था? 52nd। अर्बन लोकल बॉडीज का है 74th। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 92 में आया। इसमें दो चीज़ें ऐड हुई संविधान में, एक तो नया पार्ट जुड़ गया, पार्ट 9A, और फिर एक शेड्यूल ऐड हुआ, 12th शेड्यूल। इस 12th शेड्यूल में सारे कानून जो दिए गए हैं, जो पावर्स हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, वो सारे लिखे गए हैं। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको इन MCQs से कुछ नई जानकारी मिली, या फिर आपकी पुरानी नॉलेज इसमें टेस्ट हो गई फिर से। अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।